नमस्कार दोस्तों आपको ध्यान है यूपीए 2 यानी मनमोहन सिंह के 5 साल के सत्ता के बाद दूसरी बार यानी 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार केंद्र में बनी तो उस समय को जरा आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी के समय में उससे भी बुरी गत नरेंद्र मोदी सरकार की हो रही है और आने वाले समय में उससे भी बुरी गत नरेंद्र मोदी सरकार की होने वाली है। क्योंकि मंत्रालय दर मंत्रालय या फिर ये कहे कि मंत्री दर मंत्री या फिर कहे ब्यूरोक्रेट्स दर ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह दर नौकरशाह, जो भी बीते 10 साल में हुआ है वो तमाम सारे फाइलें एक एक करके इस दौर में खुलेगी। संसद के भीतर विपक्ष के तेवर करे होंगे और सियासी तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह मुश्किल सवाल होगा कि आखिरकार किस फाइल को वह छुपाए, किस फाइल की बातों को सामने लेकर आए। और हम यूपीए 2 का जिक्र आपको शुरुआती में इसलिए किया क्योंकि 2009 में जब दोबारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो 2011 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, यानी ये कहे कि 2-2.5 साल सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन उसके बाद इस भारत देश के भीतर में सिवाय उस दौर को आप याद कर लीजिए तो स्कैम दर स्कैम, घोटाले दर घोटाले, और ये कहे कि जो कोई भी मुद्दे किसी भी मंत्रालय से जुड़े हुए हों, अगर उस समय को अगर सच में आप याद कीजिएगा तो आपको कोई भी मंत्रालय अछूता मिलेगा नहीं जहां पर मुश्किल हालात ना आ रहे हों। एक के बाद एक परिस्थिति उस समय में जो पन्नों दर पन्नों जब उलटती चली गई, संसद के भीतर की परिस्थिति यह भी हो गई कि नोट हवा में लहराए जाने लगे। सियासी तौर पर यूपीए 2 इसलिए क्योंकि बार बार आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि वह एक गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन के आश्रय सत्ता में टिके रहना और सत्ता को संभाल पाना और इन सब से हट करके सत्ता की मुश्किलों को या फिर ये कहे सत्ता के अंतर्विरोध को सामने न आने देने की परिस्थितियां उस दौर में चूक गई थी। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म की परिस्थिति शुरू से ही ऐसी हो जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं होगा। इस बात का जिक्र आज कहां से शुरुआत किया जाए, कहां से जिक्र किया जाए, क्योंकि आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा कि आखिर कौन सी परिस्थिति है कि कोल इंडिया एक एक करके कोल ब्लॉक्स को बेचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, निजी सेक्टर उसको हाथ में ले रहा है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अपने तौर पर स्पेक्ट्रम और 5G के बाद की परिस्थितियों को लेकर अब कहीं ज्यादा तेजी से काम करने लगी है। जो दीपम है उसके पास करीब करीब 26 पीएसयू के लिस्ट पड़ी हुई है। अब ऐसे में वह निजीकरण की दिशा में उसको ले जाएगी या फिर उससे पहले जो निजीकरण की दिशा में ले गई डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्या उसकी फाइल भी खुल जाएगी? हर मंत्रालय से हर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं आपके मन में इस समय, अब आपके मन में आने लगे हो, जो बीते 10 साल में किसी भी मिनिस्ट्री को लेकर के इसी भी नहीं खुले, क्योंकि सीएजी कुछ ऐसा काम करते रहे जिसमें कोई रिपोर्ट जो एक चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे सीएजी के मानता है कि हर मंत्रालय से जुड़े बजट का कच्चा चिट्ठा सामने लेकर के आए। लेकिन क्या सच में इस दौर में यह भी फाइल खुल सकती है कि इस भारत देश के भीतर में नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन के लिए जो पूरी कमेटी बनी उस पर जितना खर्च किया गया कि देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उससे करीब करीब दुगुना पैसा उसी के प्रचार के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय भारत देश भर में प्रचार होता चला गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन के मद्देनजर वो पैसा आखिर कहां से आ रहा था? क्या ये फाइल खुल सकती है? आप पूछेंगे, छोड़ दीजिए इन बातों को, ऐसी मुश्किल मोदी सरकार के दौर में आएगी नहीं। लेकिन एक पल के लिए आप यह भी सोचिए कि बीजेपी से जुड़े हुए वह तमाम सारे नेता कहां गायब हो गए जिनके अपने कद्दावर परिस्थितियां हमेशा दिल्ली की मुश्किलों को ढकने का काम भी करती थी और अपने अपने राज्य में पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ खड़ी भी रहती थी। आज इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी 3.0 यानी यूपीए 2 की तुलना में नरेंद्र मोदी 3.0 कहीं यूपीए 2 की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में है। और शायद नरेंद्र मोदी और शाह ने कभी बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दबाजी के साथ या फिर कहे इतनी तेजी के साथ ऐसी उल्टी गंगा देश में बहने लगेगी कि उनके साथ खड़े लोग भी सवाल पूछेंगे। ये मुश्किल हालात सरकार के लिए है, ये मुश्किल हालात एनडीए के लिए है, या फिर ये मुश्किल हालात इस देश के सामने आने वाले उस सच को लेकर के है जिसको अभी तक छुपाया गया।
क्या ये कल्पना की जा सकती है इस दौर में कि अगर मीडिया साथ में नहीं खड़ा था और मीडिया अभी भी धीरे धीरे हौले हौले करके सियासी तौर पे थोड़ा सा साथ विपक्ष का दे रहा है, भक्तों के बीच कुछ सवाल खड़े हो चले हैं और उन सारे सवालों के साए तले पहली बार देश में ऐसा नजर आने लगा कि राज्य दर राज्य विपक्ष के लोग सड़कों पे सरकार की नीतियों के विरोध करते हुए नजर आने लगे। तो आज एक एक करके इन्हीं सारी बात को, इन्हीं फाइल को पलटा जाए। और इसकी मजा तो यह है कि इसकी शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहिए। जो काम मीडिया का है तो वो काम अगर मीडिया ना करे तो क्या होगा। मुंबई में अटल सेतु हजारों करोड़ के तादाद में बने, ये सेतु अटल सेतु हजारों करोड़ पैसा खर्च करके बना, मीडिया का कैमरा वहां नहीं पहुंचा। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अपनी कार से उस सेतु का निरीक्षण करने पहुंच गए और दिखाने लगे कि देखिए अभी तो शुरुआत ही हुआ है और यहां पर मोटी मोटी रेखाएं नहीं बल्कि मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी हैं उस सड़क के ऊपर, जिसका खर्चा इस भारत देश के किसी भी सेतु से कहीं ज्यादा बड़े संख्या में हुआ है। और इस निरीक्षण को आप भी एक पल के लिए देख लीजिए, यूट्यूब पे उपलब्ध है। 24 घंटे पहले खुद नाना पाटेकर निकले थे इसको निरीक्षण करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तो नितिन गडकरी साहब के पास है, जो कि नरेंद्र मोदी सत्ता के दौर में सबसे बेहतरीन मंत्री के तौर पर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के विभाग के जरिए अगर ये सड़क आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो क्या ऐसी बहुत सारी फाइलें होंगी जो सड़क से लेकर के टोल प्लाजा तक, और इस भारत देश में किन किन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सड़क बनाने का काम सौंपा गया, जो इस भारत देश के बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इससे पहले कभी कदम ही नहीं इस सेक्टर में रखा था सड़क बनाने को लेकर के, उनको भी इस दौर में ठेका दे दिया गया। और वो ठेका उन्होंने लेकर के सब ठेका उन कंपनियों को दे दिया जो सड़कें बनाती थी, और एक बड़ा हिस्सा वो लेकर के चले गए। कौन है इस देश के कॉरपोरेट? क्या इस बात को देश के सामने आना चाहिए? आप कहेंगे हाँ सामने आना चाहिए, तो इंतजार कीजिए, फाइल ये भी खुलेगी। आप सोच रहे होंगे कि इस भारत देश के भीतर में दूसरे कद्दावर नेता राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्रालय संभालते हैं, लेकिन आपने कभी इस बात को लेकर के कभी सोचा कि रक्षा मंत्रालय के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, इस देश में जो हथियार दुनिया से जो अलग अलग देशों से खरीदे जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि हथियार खरीदेंगे, आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको दिला देंगे, लेकिन आपको अपनी टेक्नोलॉजी देनी होगी। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या सच में दुनिया के किसी भी देश ने भारत को किया? नहीं किया, ये सच है। और अब यूरोपियन कंट्री ही नहीं बल्कि अमेरिका के तरफ से भी ये दबाव है कि दरअसल आप हर हाल में कम से कम आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस फाइल को आप बंद कर दीजिए। और रक्षा मंत्रालय के भीतर क्या सच में ये बहुत बड़ा सवाल हो गया इस दौर में कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, उस फाइल को भी अब बंद होने वाली है। जब किया था और उसके बाद जो हथियार खरीदे गए, उन सारे हथियारों के खरीद फरोख्त में इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स किन किन क्षेत्रों से घुस गए, जिन्होंने इससे पहले डिफेंस के क्षेत्र में कभी काम ही नहीं किया था। तो क्या उन कॉरपोरेट की जमा पूंजी और पैसा, उसकी फाइल क्या इस दौर में खुलनी चाहिए? यकीनी तौर पे खुलना चाहिए आप कहेंगे, लेकिन इसके बाद बचा ही क्या है? तो क्या वो सारे फाइल भी खुलेगी? और भी मिनिस्ट्री की बात करें, लेकिन आपके मन में एक सवाल तो इस दौर में ये भी उठता होगा कि जो नीट की परीक्षा है, जो एनटीए है, जिसके डायरेक्टर कहिए, चेयरमैन कहिए, जो व्यक्ति को बनाया गया और जिसको हटाया गया, उनका अपना इतिहास जब व्यापम से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश की साथ वो जुड़े रहे, और मध्य प्रदेश के भीतर वह जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें व्यापम का घोटाला जिस दौर में हो रहा था, उस समय वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी थे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। तो फिर उन्हें ही कैसे बनाया गया? वो शुरुआत में 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, तो 2015 में एक वर्ष के भीतर उनको यूपीएससी के मेंबर बनाया जाता है, फिर वो चेयरमैन यूपीएससी बनाया जाता है, फिर वो एनटीए के चेयरमैन बन जाते हैं। अब पूरी छवि देश के सामने है। तो क्या अपने तौर पर सीबीआई जो जांच कर रही है, सीबीआई अपनी जांच को उस दिशा में आगे ले जाएगी कि व्यक्ति विशेष के दौर में ही व्यापम हुआ और व्यक्ति विशेष के दौर में ही नीट की स्थितियां देश के सामने आ गई, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में एक समानता है।
दरअसल ये पूरा का पूरा रैकेट आर्थिक तौर पे है। इस रैकेट के पीछे का जो पैसा, वो कितनी बड़ी फंडिंग है, और क्या सच में इस भारत देश के भीतर में जो नियुक्तियां होती है वो बहुत बड़ी नियुक्तियां पैसे के आधार पे होती है। और ये आरोप वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर आरएसएस के लोग तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर वीसी के तौर पर हैं, और देश के किसी भी यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर और प्रोफेसर की नियुक्ति उसी विचारधारा के रास्ते होती है। तो क्या मसला केवल विचारधारा का है, या इसके साथ एक बहुत बड़ी मोटी रकम भी जुड़ी हुई होती है? जो देश के नौजवान छात्रों के साथ धोखा हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी पेपर लीक कराने को लेकर के यूं ही नहीं कहा जाता है कि अच्छा हमारा बच्चा है, आप इसको पास करा दीजिए, ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पैसा, ये लीजिए दोस्ती का। क्या सीबीआई इसकी जांच करेगी? इसके पीछे पूरा माफिया का जमावड़ा होता है। और इसके आंकड़े बताने वाले हैं, जो 43 पेपर लीक जो मोदी सरकार के दौर में हुए, उससे प्रभावित 1,40,00,000 नौजवान युवा छात्र सीधे तौर पर इस भारत देश के प्रभावित हुए हैं। उसके पीछे के जो पूरा नेक्सस था, जो इकोनॉमी ऑफेंस का मसला था, जो पटना में जांच हो रही है इकोनॉमी ऑफेंस को लेकर के, क्या वो बातें देश के सामने आएगी? क्या इस परिस्थिति में एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं बदले गए? क्या हर किसी को वही मंत्रालय इसीलिए दिया गया कि वो अपने कम से कम पुरानी गलतियों को अपने मंत्रालय को दबा सके, उसको बताना क्या है, उसको छिपाना क्या है? इस परिस्थिति में चीजें आकर के अटक गई है। ये सवाल तो इस दौर में है, और सवाल अगर है तो सवाल केवल इसी मिनिस्ट्री भर का नहीं है। उसके बाद अगर आप आगे निकल करके आगे ध्यान देंगे तो आप इस दौर में ध्यान देंगे आप कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रही है, उसी के मामले में एक कहते हैं उनके पॉलिटिशियंस और बड़े व्यवसायी के बारे में बार बार खुल करके सारी चीजें आ रहे हैं, और कहते हैं कि वित्त मंत्रालय से के पास जो पीएमओ से जो फाइल आती है, उस फाइल को मैक्सिमम आने में 2 घंटों का समय लगता है, और ये कम से कम 5 से 10 मिनट में सीधा निर्देश पीएमओ से जो फाइल चल करके आओ सीधा पास हो जाए, आगे बढ़ जाए। बाकी मंत्रालय तो थोड़ा बहुत समय भी लेता है, लेकिन वित्त मंत्रालय वक्त नहीं लेता। और इस पूरे दौर में जो इकोनॉमी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर में बैंकों के जरिए जो कर्ज लेने की, कर्ज माफी कराने की, व्यापारी जो कर्ज लेकर के देश छोड़ करके चले गए, और इस दौर में जो टैक्स के हिसाब से जो बहुत बड़ी संख्या में व्यवसायी इस भारत देश इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के कंडीशन उनको अपने अनुकूल लगते नहीं हैं। और इसी साल का जो एक डाटा आया वो करीब 4,800 का है, पिछले साल 5,300 का था ये आंकड़ा। इतनी बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ करके जा रहे थे। इसको आप छोड़ते देख, इसको जोड़िएगा तो आपको जान करके हैरानी होगी कि 10 साल में करीब 70,000 से ज्यादा जो अरबपति हैं वो इस भारत देश को छोड़कर दूसरे देश में इसीलिए चले गए क्योंकि वहां से बिजनेस किया जा सकता है, वहां तो टैक्स का दबाव नहीं होगा। टैक्स का दबाव तो दूर, एक सिस्टमेटिक करप्शन जो है, जो एक सिस्टम के हिस्से के हिसाब से पॉलिसीगत तरीके से इस देश में बनाया जाता है, वह भी इस भारत देश के भीतर में है। तो वह दूसरे देश में चले गए, वहां से अपना बिजनेस कर लेंगे, और जान करके आपको हैरानी होगी कि इस भारत देश के करीब करीब 1,500 बड़े बिजनेसमैन का जो हेडक्वार्टर है वह दुनिया के दूसरे देशों में, और उसमें दुबई और सिंगापुर और मलेशिया सबसे अव्वल नंबर पे आता है। यानी ये कहे कि वित्त मंत्रालय और उसके तमाम फाइलों को क्या इस समय में खंगाला जाएगा, पूछा जाएगा, देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा कि इकोनॉमिकली जो चीजें चल रही थी वो इस रूप में अब नहीं चलनी चाहिए? आप पूछेंगे, कहेंगे हो सकता है। जब इन सारे बातों को खंगाला रहे थे तो उसमें देखा कि रेलवे मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रही जो पिछली बार थी इनके पास, और रेलवे की बदहाली इस दौर में जितने बुरी तरीके से सामने उभर करके आई है, उसमें हो सकता है कि बार बार वंदे भारत की तस्वीर आपके मन में रेंगने लगे। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं, ये दृश्य आपकी आंखों के सामने बार बार रेंगे, लेकिन जो इस भारत देश की लाइफ लाइन रेलवे थी, जो गरीबों के लिए थी, उस लाइफ लाइन को किस तरीके से बर्बाद सिस्टमेटिकली किया गया इस देश में। और आईआरसीटीसी का बजट और उसका फायदा और उसके जरिए जो देश में सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन तीनों को तालमेल को अगर आप देखिएगा, इसे समझिएगा, तो आप हैरान हो जाइएगा कि इस परिस्थिति तो उस दौर में आपको लेकर चली जाएगी जहां पर आप कहेंगे रेलवे को लेकर के पहली बार जब चिंता हो रही थी
तो जाफर शरीफ ने एक रिपोर्ट सामने रखी थी संसद भवन के भीतर बतौर रेल मंत्री, और उन्होंने कहा था कि दरअसल ये गरीबों के लिए एक बेहतरीन सुविधा के तौर पर इसको खड़ा करना पड़ेगा, और ये डाइवर्ट हो रही है उस लाइन से, उससे भी बुरी स्थिति। वो रिपोर्ट संसद भवन के भीतर पड़ी हुई है जो जाफर शरीफ साहब ने रखी थी, उससे भी बुरी स्थिति इस दौर में प्लेटफॉर्म टिकट कटाने से लेकर के जनरल बॉगी नहीं बल्कि कई स्लीपर 2 में सफ़र करना, और उसके बाद अलग अलग ऐसी 2 टियर हो जो सामान्य तौर पर ट्रेन रहती है, उसमें जब आप ट्रैवल की परिस्थिति देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। उसको लेकर के ऐसा नहीं कि रेलवे से जुड़े हुए अधिकारियों ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, वो तमाम सारी चीज़ पढ़ी देखी, लेकिन उसके पीछे भी एक बिजनेस और इकोनॉमी मॉडल काम कर रहा है। क्या ये फाइल इस दौर में खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? ये फाइल भी खुलेगी, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में आप आएंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा। आपके मन में वाणिज्य यानी कॉमर्शियल और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले का जो मंत्री है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मंत्रालय देखते हैं, पीयूष गोयल, इनका मंत्रालय भी आपके सामने आएगा। अब ध्यान दीजिए, राजनीतिक तौर पे एक्सपोर्ट कब रोका जाए, कब एक्सपोर्ट बढ़ा जाए, किस क्षेत्र में एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया, उसकी वजह, उन व्यापारियों से जुड़े जो सवाल थे, जो मीटिंग कर रहे थे, जो बैठक कर रहे थे, तो उस मीटिंग के पॉइंट्स भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं। व्यापारी तो बाहर ही हैं। तो जो सरकार के साथ जो अपनी मुश्किलों को रखते थे, और पूरी की पूरी लिस्ट है, उसमें सरकार को क्या चाहिए और व्यापारियों को क्या घाटा हो रहा था, इन दोनों बातों को अगर आप आपस में मिलाइएगा तो आप फिर कहेंगे कि अच्छा, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा पैसा उगाही करने की परिस्थिति तो नहीं आ गई थी, क्योंकि बिजनेस पर्संस की जो मुश्किल हालात थी, वो चावल से लेकर के, प्याज से लेकर के, आलू से लेकर के, कपास से लेकर के, और क्या कहे, आभूषण से लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के भी आप रखिएगा तो ये परिस्थिति निकल के आती है। ये तो संयोग है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर बदल गया, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे वो चुनाव हार गए, और इस दौर में शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे हैं केंद्र में, जो कि आज रांची में थे और कह रहे थे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किस तरीके से झारखंड में कितना पैसा दिया और क्या काम हुआ। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भीतर की फाइल को अगर देखे तो उनको समझ में आ जाएगा कि किसानों से जुड़ी हुई जो औजार होते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, लागत कितनी बढ़ गई है इन 10 सालों में, उनकी बढ़ने की वजह क्या है, और जिन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री काम कर रही है उसमें उसके सामने कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर से जोड़ने की जो परिस्थिति है और किसान को हाशिए पे कैसे ढकेल देना है, इस दिशा में एग्रीकल्चर मिनिस्टर लगातार काम इससे पहले भी करते रहे। वो नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र कीजिए, या उससे पहले की परिस्थिति में ले जाइए, जो मोतिहारी के सांसद उससे पहले हुआ करते थे, जब विकास दर एग्रीकल्चर में 1.4% तक चला गया था, इतनी मतलब नीचे आ गया था। और उसके बाद होते होते अर्जुन मुंडा हुए, अब इस देश में किसानों का आंदोलन भी आपने देखा। लेकिन सवाल उस इकोनॉमी एस्पेक्ट का है जो क्या घोटालों के शक्ल में है, हर मंत्रालय के भीतर छुपी हुई फाइलों के तर्ज पे। क्योंकि इसी दौर में जब बुरी गत होने की परिस्थिति आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी वाहवाही करने के अलावे कोई आज तक इस देश में किसी के पास कोई, जैसे बीजेपी या कोई मंत्री के भीतर तो नहीं बसता है। शिवराज सिंह चौहान जब आज झारखंड में रांची में मौजूद थे तो क्या कह रहे थे, इसको देखिएगा, देख लीजिए। अब प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद गुणगान अभी भी जारी है। सवाल तो इस भारत देश के भीतर मोदी 3.0 की सरकार का है, जो यूपीए 2 से बुरी हालत में क्यों स्थिति इस दौर में नाजुक हो गई है। दरअसल इन सब के बीच अगर हर मंत्रालय को अगर इस दौर में आप समझ रहे हैं तो एमएसएमई इसको भी जरा समझिए। इसको तो इस देश के भीतर में रोजगार पैदा करने से लेकर इस भारत देश के छोटे और मझोले जो व्यापारी तबका है उसको साथ लेकर के चलने की परिस्थिति थी। और जो कोविड का काल था उस दौर में भी सरकार ने जो रकम का जिक्र किया, इतना रकम दे देंगे, अगर उस दौर की फाइल को खोल दें तो समझ में आएगा दिया कुछ नहीं, उल्टा ले लिया। एमएसएमई के मंत्री अब जीतन राम मांझी हैं, इससे पहले नारायण राणे थे। नारायण राणे से आप सियासी तौर पर कहीं भी अगर मिलते उस दौर में तो एमएसएमई मंत्रालय के बारे में जब उनसे सवाल पूछते तो वो कहते थे राजनीति की बात करो, छोड़ो इन बात को। और इस दौर में अब जीतन राम मांझी हैं तो एमएसएमई के प्रति क्या राय है, और कमोबेश हर मिनिस्ट्री को अगर आप देखते परखते समझते जाइएगा तो आपके सामने सच में एक सवाल होगा कि हर मंत्रालय से जरूरी फाइलें इस दौर में खुलनी चाहिए, क्योंकि संसद सब
सत्र शुरुआत हो रही है और शपथ ग्रहण होगा सारे सांसदों का। कल परसों चलेगा, 26 तारीख की समय आ गया, स्पीकर का चुनाव होना है। 27 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा संसद भवन के भीतर। जाहिर है उस अभिभाषण के जरिए उसके बाद उस अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। फिर बहुत सारे मुद्दे इस दौर में निकलेंगे, लेकिन इस दौर में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पार्लियामेंट के भीतर, उस पर जो चर्चा होगी उस पर बीजेपी और मोदी कम और एनडीए का जिक्र बार बार होगा। और सियासी तौर पर एनडीए भी, और एनडीए का मतलब तो इस बार इस समय दो ही पॉलिटिकल पार्टी, एक नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, आंध्र प्रदेश और बिहार। तब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल परछाई इस दौर में एनडीए के भीतर भी देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के भीतर टीडीपी के सत्ता आई और उसने सोच लिया पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देना है जगन रेड्डी को। चाहे उनका बंगला हो, चाहे उनका दफ्तर हो, जो दफ्तर था वो अमरावती के जो इलाका था वो तारेपल्ली का इलाका था, जो ऑफिस तो बन रहा था उसमें भेज दिया उन्होंने बुलडोजर। ये 24 घंटे पहले की बात है। बुलडोजर भेज करके पूरी तरीके से उसको जमीन पे मिला दिया गया, नीचे में दोज कर दिया गया। यानी सियासी तौर पर सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये अंदाज एनडीए के भीतर भी समाया हुआ है। इन सारे तस्वीरों के आश्रय आप समझ सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के अमरावती के टेडापल्ली में दफ्तर बन रहा था जगन रेड्डी का, वो कैसे बुलडोजर भेज करके क्या किया गया और समतल जमीन एक ही झटके में वहां पर कर दिया गया। टीडीपी तो अपने रास्ते चल पड़ी है, लेकिन जेडीयू के सामने मुश्किल हालात ये है कि उसके पास कोई बड़ा मंत्रालय भी नहीं है और जेडीयू के भीतर ये सारे सवाल बड़े होने लगे हैं और उनके अपने सांसद नीतीश कुमार से सवाल कर, यानी एक तरफ संकट बीजेपी के भीतर का अपना है और दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल जो है उसमें खास तौर पर ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह, जिनके पास पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय। अब इस मंत्रालय को लेकर के जेडीयू क्या कर सकती है, तो वहां पर भी आक्रोश निकलने लगा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस दौर में यह है कि बीजेपी के भीतर जो नए सवाल मोदी 3.0 को लेकर के उभर रहे हैं वह यूपीए 2 से ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि चुनाव के ठीक बाद तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में जो हार मिली है उसको लेकर के बीजेपी का कार्यकर्ता, सांसद और जो प्रभारी है वो आपस में टकराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत तो इसकी महाराष्ट्र से हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिम्मा मैं लेता हूं, इस्तीफा देता हूं, क्योंकि वो जान गए थे कि इसके बाद उनको कटघरे में खड़ा उनके अपने लोग ही करेंगे महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन इसकी दूसरी परिस्थिति देखिए मुजफ्फरनगर के भीतर, जब बालियान वहां से चुनाव हारे तो उनके निशाने पर संगीत सोम आ गए, आपस में दोनों टकराते हुए दिखाई पड़े। उसके बाद अयोध्या के भीतर लल्लू सिंह के हारे, वहां पर खुला टकराव नजर आया। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई तो दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे और बाकी सिर्फ हाँ हूं मैं कहकर के बातों को टालने लगे, कोई रिपोर्ट देने के तैयार नहीं कि हारे क्यों। और बात होते होते आज इटावा के भीतर तो कार्यकर्ताओं के बीच जूतम पहझोड़ की स्थिति आ गई और ये स्थिति हरियाणा के भीतर भी रही, गुड़गांव के सीट को लेकर के हुई, किसी तरीके से जीत गए नहीं तो फंस जाते। ये स्थिति कमोबेश हर राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के भीतर से निकल करके सामने आ रही है कि ये रास्ता ना तो हमको केंद्र के जरिए कोई राहत देता है, ना ही संगठन के जरिए कोई मदद करता है, और ना ही इस दौर में कोई सरोकार लगते हैं कि हम पार्टी के साथ जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं। और इसी दौर में आप ध्यान दीजिएगा अगर दूसरी ओर यूपीए 2 को, तो उस दौर को आप ध्यान दीजिए जब मंत्रियों का अहंकार हुआ करता था, वो पूरे 7वें आसमान पे था। जो मनमोहन सिंह के साथ जुड़े थे कार्यकर्ता बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था, उसके भीतर भी यही सारे सवाल थे कि यह क्या हो रहा है। कमोबेश यही परिस्थिति बिल्कुल नए डिजाइन में इस बार चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के भीतर उफान मार रही है और उस पर आरएसएस तो बार बार चेता ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस दौर में यह है कि अब संसद के भीतर दो मुद्दे तो हर किसी को पता है कि जो शुरुआत होते ही सामने आएगी। उसमें एक मुद्दा शेयर बाजार के पूरे घपले घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने मतलब कहते हैं ना क्यों कुछ नहीं किया सेबी ने। और दूसरा मसला इस दौर में नीट पेपर लीक, नीट परीक्षा से लेकर जुड़ा हुआ है, जिसमें आप सीबीआई जांच भी कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, चेयरमैन को भी हटा रहे हैं, उसके बाद मान भी रहे हैं, परीक्षा भी रद्द कर रहे हैं, छात्रों को कोई भरोसा आश्वासन भविष्य का मिल नहीं पा रहा है। यानी कि पूरी के पूरे सिस्टम का एक्सपोज होना है और ये परिस्थिति हर मंत्रालय के भीतर हर उस एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है जहां पर पैसे का खेल है। तो क्या ऐसे में वर्तमान समय में मंत्रालयों के काम काज सिस्टमेटिक तरीके से उस
व्यापार मॉडल के तौर पे काम करते रहे, क्योंकि बहुमत की ताकत थी तो संसद के भीतर बाहर कोई सवाल पूछ पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि विपक्ष का मोरल ऐसा ही डाउन था और हर राज्य के भीतर उसके पास पैसा नहीं था। वो पाइपलाइन को कट कर दिया गया था, सीबीआई और ईडी के जरिए उस पाइपलाइन को काट दिया गया था। व्यापारी पैसा ना दे पाए, उनके घर छापे पड़ जाते थे। इस तमाम सारी परिस्थितियों को अगर नए परिप्रेक्ष्य के भीतर देखिएगा तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो जुम्मे जुम्मे 2 सप्ताह हुआ है और इस दौर में भक्तों के भीतर सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि वह भी तो आखिर उसी सिस्टम का एक हिस्सा है जिस सिस्टम ने उनके अपने परिजनों को, उनके अपने परिवार के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं आहत किया होगा। अब सबके लिए सारी चीजें तो खुल नहीं सकती है और इसीलिए पहली बार, हाँ पहली बार केवल 10-15 दिनों के भीतर ऐसी परिस्थिति उभर आएगी, ये नरेंद्र मोदी कभी सोचे नहीं होंगे और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। शायद इसीलिए इस दौर में आप ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री भी अब विदेश में होने वाले बैठक को कम करके अब इंडिया में होने वाले चीजों को साधना चाहते हैं। गृह मंत्री हर चीज में जुटना चाहते हैं। देश में गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन आज उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए बैठक बुला ली। कुछ राज्यों में बाढ़ जरूर है, लेकिन वो समझ गए हैं कि आप रिजल्ट कैसे दिया जाए या रिजल्ट देने की स्थिति में सरकार सक्रिय है, काम इस दिशा में आगे किया जाए। लेकिन अंत में 2 महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें विपक्ष के जो नेता है क्या वो पुरानी परिस्थितियों को, पुराने मुद्दे को उठाने की स्थिति में क्या आएगा या नहीं आएगा, और जैसे ही वो आएगा तो पूरा कॉर्पोरेट का जो नेक्सस है क्या इस भारत देश के सामने आ जाएगा। असल सवाल इसी दोनों परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है और पहली बार संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का तेवर तो दिखाई देने लगे हैं, जहां पर खुद राहुल गांधी, अभी विपक्ष के नेता का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से, जिस लिहाज से काम कर रहे हैं, वह एक विपक्ष के नेता के तौर पर बिना संसद से मान्यता पाए हुए उनकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये सब कुछ सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।